नमस्कार। आप सबको एक बार फिर से दीपावली की ढेर सारी शुभकामनाएं। ये दीपावली आपको, आपके परिवार को, आपके व्यवसाय को, आपकी स्वास्थ्य को वो अच्छा रखे। हमेशा आप दिनों दिन तरक्की करें। बहुत ढेर सारे लोगों ने कल, जब मैंने अपलोड नहीं किया था, दीपावली की शुभकामनाएं दी थी। मैं उनका हृदय से आभार व्यक्त करता हूँ, धन्यवाद देता हूँ। आज मैं फिर एक लखनऊ की एक अज्ञात हत्या के बारे में आपसे रूबरू हुआ हूँ, उसके बारे में बताऊंगा। कठिन हत्या थी, कठिन हत्या थी, अज्ञात लोगों द्वारा की गई थी, लेकिन फिर भी पुलिस ने मेहनत करके इसकी गुत्थी सुलझाई थी। मैं आपको सिर्फ वही हत्याएं बता रहा हूं जो जिनकी गुत्थी टाइम के साथ सुलझ गई, जिसके जिसके बारे में हमने अपराधियों को गिरफ्तार किया, ट्रायल हुआ और बहुत सारे ट्रायल में इनको सज़ा भी हो गई या सज़ा होने की प्रोसेस में है। इसका मतलब ये नहीं है कि जितनी वारदातें हुई हैं वो सब खुल गई हैं, सबका पर्दाफाश हो गया है, सबका अनावरण हो गया है, या सारी गुत्थियां सुलझा ली गई हैं। ऐसा बिल्कुल नहीं है। कहीं कहीं हम लोगों का लक काम किया, कहीं हमारी मेहनत काम की, कहीं कुछ छोटी छोटे सुराग ने हमारी मदद कर दी, लेकिन कहीं कहीं हम आज भी उसी चौराहे पर खड़े हैं जहां से शुरू हुए थे। बहुत से ऐसे पारिस्थितिक जन्य साक्ष्य थे जिन्होंने आगे हमारा साथ नहीं दिया, और हम उस हत्या की गुत्थी को सुलझाने में आज तक असफल रहे। फिर कभी मैं आपको ऐसे असफल, वैसे मैंने अपनी एसपीसीटी की पोस्टिंग के दरमियान लखनऊ की कुछ अनसुलझी हत्याओं के बारे में आपको बताया था। एक जो सबसे अधिक हमारे दिमाग में आज तक खटकती है, वो गूंगी बहरी दो बहनों की हत्या, जो संभवतः आज तक नहीं खुल पाई है। एक वृद्ध दंपत्ति का अपने घर से गायब हो जाना, जिनका न तो शव मिला है, न ही उनके बारे में आज तक कुछ पता लगा। ऐसी बहुत ढेर सारी हत्याएं हुई जो नहीं खुल पाईं, लेकिन जो खुली हैं उनका जिक्र करने के पीछे मेरा मकसद ये है कि आप भी उसको समझें कि अपराधी कितनी चालाकी करता है। आपसी रिश्तों में कब कहाँ मोड़ आ जाते हैं जिसको हम समझ नहीं पाते हैं, चाहे वो महिला हो या पुरुष हो। ढेर सारी जो अभी आपको जिनमें हत्याओं का जिक्र मैंने किया है, जो खुली हैं, उनमें इसी तरह की, और बस बेसिक्स वही हैं, जर जोरू और ज़मीन। ये आज मैं इतना इसलिए बता रहा हूँ कि आज ये अंतिम है। इसके बाद कल मैं आपको मेरी लखनऊ में तैनाती के दरमियान, एसएसपी रहने के दरमियान जितनी आत्महत्याएं हुई थीं, उन सब की सूचना मैंने उस बीच में इकट्ठा की थी, और उसके तमाम पैरामीटर्स पर मैंने जिला सांख्यिकी अधिकारी से उसकी एनालिसिस कराई थी, जिसमें बहुत से फैक्ट चौंकाने वाले हैं। मैं आपसे जिक्र करूंगा, क्योंकि जान का जाना, चाहे वो इस तरह से अज्ञात हत्या में हो, चाहे ज्ञात हत्या में हो, चाहे आत्महत्या में हो, जान किसी भी शख्स की जाती है, और उसके बारे में सोचना, उसके बारे में समझना, अगर रुक सके तो रोकना हम सभी का कर्तव्य है, हमारा भी और आपका भी। मैं जिस घटना का जिक्र कर रहा हूँ वो 13 अगस्त 2015 की है। एक सज्जन ललई प्रसाद सनाफ राम भरोसे बघौली गांव के, जो थाना नगराम में है, जनपद लखनऊ में, वो सुबह सुबह थाने पर 9 बजे पहुंचे, नगराम थाने पर। और उन्होंने बताया कि मेरा बेटा पवन रावत, जिसकी उम्र लगभग 22 वर्ष थी, कल शाम को 8 बजे कोल्ड ड्रिंक लेने के लिए घर से बाहर निकला था। जब बहुत देर तक नहीं आया तो हम लोगों ने उसकी तलाश शुरू की। पूरी रात तलाशा, उसका कोई पता नहीं लगा। सुबह जैसे ही भोर हुई, जैसे ही उजाला हुआ, वैसे ही गांव के लोगों ने बताया कि एक लाश गांव के बाहर बाग के पास जो तालाब है, तालाब के किनारे पड़ी हुई है। हम भी भाग कर गए और मैंने देखा वो मेरे बेटे की लाश थी। उसकी गर्दन कटी हुई थी और उसके शरीर पर कई जगह खरोंच के निशान थे। मैं ये सूचना देने आया हूँ कि मेरे बेटे की हत्या कर दी गई है। खैर, अज्ञात लोगों द्वारा बेटे की हत्या करना बताया, और ये भी बताया कि मेरी किसी से कोई रंजिश नहीं थी। इस पर थाना नगराम ने
क्राइम नंबर 109/15 धारा 302 यानी हत्या की धारा में FIR दर्ज कर ली और उस पर विवेचना शुरू कर दी। मौके पर सभी SP ग्रामीण और सर्किल अफसर दोनों पहुंच गए। ASP भी उस समय तैनात थे, वो भी पहुंच गए और मौके को देखने के बाद, तमाम प्रयास के बाद ये समझ में आया कि हत्यारों ने कोई भी सुराग मौके पर नहीं छोड़ा है। जो मृतक के माँ और बाप से जो पता लगा, वो ये पता लगा कि इसी साल, यानी ये घटना 13 अगस्त को ये लिखाई गई थी, 12 अगस्त की ये घटना थी और इसी साल मई में मृतक पवन कुमार यादव की शादी हुई थी। जिससे शादी हुई थी उसका नाम कामिनी था और उसकी उम्र लगभग 20 वर्ष थी। पवन BBA कर रहा था, पढ़ने लिखने में बहुत कुशाग्र था, अच्छा था और वो बहुत ही सीधे और सज्जन स्वभाव का था। शादी के बाद 2 महीने साथ रहने के बाद करीब 27 से 28 जुलाई को पवन कुमार अपनी पत्नी कामिनी को लेकर उसके मैके गया। उसके बाद की बात पता नहीं लग पाई। उसके बाद लोगों ने कहा उसके बाद तुरंत ही उसे 3 दिन के लिए गया था, लेकिन उसी दिन उसको लेके वापस आ गया। पूछने पर यह बताया कि मेरी एक्स्ट्रा क्लास घोषित हो गई है, इसलिए मुझे आना पड़ा है, बाद में कभी ले जाऊंगा। उसके बाद कोई ऐसी बात उनकी समझ में नहीं आई, किसी तरह का लड़ाई झगड़ा या किसी तरह की आपसी कटुता या आपस में कोई विवाद की बात पति पत्नी में किसी ने नहीं बताई। जब जब पुलिस गांव में पूछताछ के लिए जाती थी, कोई सूचना लेने जाती थी, तो कामिनी ज़ोर ज़ोर से रोने लगती थी और गांव के लोग भी इस विधवा विलाप को देखकर चिंतित होते थे, अफसोस करते थे। पूछताछ के दरमियान पवन की मां रामकली ने, ललई की पत्नी यानी पवन की मां रामकली ने बताया कि शादी के इतने दिनों बाद सिर्फ एक बार इसका कामिनी का मौसेरा भाई मिलने आया था, लेकिन जब वो मिलने आया था उस समय पवन कॉलेज जा चुका था। वो दिन भर अपनी बहन से के पास रहा, उससे बातचीत की, खाना खाया और चला गया। उस दिन पवन थोड़ा देर से भी आया था, लेकिन पवन से उसकी मुलाकात नहीं हो पाई। जब पवन घर में होता था तो उसकी पत्नी पवन के मोबाइल से ही घर वालों से बात करती थी, यानी पति पत्नी के बीच एक ही मोबाइल था। कॉलेज जाते समय पवन मोबाइल ले जाता था और जब वापस ले आता था तो उसकी पत्नी अपना घर वालों से और जिस किसी से बात करना चाहे बात कर लेती थी। और जब पवन के मोबाइल नंबर की और CDR की पड़ताल की गई तो ये स्ट्रेस दिया गया, ये जोर दिया गया कि शाम के समय जब पत्नी से बातचीत होती है उसके घर वालों से, तो उस समय के नंबरों को निकाला जाए और देखा जाए और उसकी पत्नी से पूछा जाए कि ये किसके किसके नंबर हैं। नंबर निकाल के पत्नी से लेडी कांस्टेबल्स और सब इंस्पेक्टर्स ने बहुत डिटेल पूछताछ की। 1-2 नंबर जो उसके माँ या बाप के थे उसको छोड़ के सभी नंबर्स को पहचानने से कामिनी ने इनकार कर दिया और ये कहा कि ये हमारे किसी जानने वाले का नंबर नहीं है, ये कोई पवन के ही जानने वाला होगा, पवन अब इस दुनिया में नहीं है, वही बता सकते थे कि ये किसका नंबर है। कामिनी की मायके में भी पूछना, जब कुछ नहीं पता लगा सारी उधेड़ बुन के बाद भी, तो एक टीम कामिनी के मायके भेजी गई। वहाँ बात ही बात में ये पूछा गया कि भाई इसकी मौसी का लड़का क्या है, क्या नाम है, कहाँ रहता है। तो लोगों ने बताया कि हाँ साहब, मोहनलालगंज में इसकी एक मौसी रहती है कामिनी की, और उनका एक लड़का भी है। उसका फ़ोन नंबर भी दिया। फ़ोन नंबर से बातचीत की जो टीम गई थी उसके सब इंस्पेक्टर ने, और उससे पूछा कि भाई जब तुम गए थे अपनी बहन कामिनी से मिलने के लिए, तो उस समय क्या वो किसी परेशानी का जिक्र उसने किया था, कोई आपस में दुर्भावना थी या किसी तरह की कोई बात उसने अगर शेयर की हो तो बताओ। उसके भाई ने बिल्कुल छूटते ही कहा कि साहब न मैंने कोई बात की उससे, न मैं कभी उससे मिलने गया, न उसने कभी मुझे फ़ोन से बात की, तो ये बात कहाँ से आई। ये सुन के थोड़ा सा अचंभा लगा और ये कहा गया उससे कि अच्छा ठीक है, तुम कल सुबह थाने पर आ जाना, नगराम थाने पर आ जाना, वहीं आओ, वहीं हम तुमसे बात करेंगे। सवेरे सवेरे वो बिल्कुल सवेरे ही 7-8 बजे ही वो थाने पर आ गया और टीम का और SO का इंतज़ार करने लगा। अगले ही दिन जब टीम ने लौट के बताया तो अगले दिन ही मृतक की मां यानी पवन की मां रामकली को भी थाने पर बुला लिया गया।
रामकली से पूछा गया कि यही वो मौसी का लड़का है जो उस दिन आया था, और दिन भर कामिनी के साथ उसने बातचीत की और फिर चला गया था। रामकली ने कहा बिल्कुल ये नहीं था, तो बहुत अलग है। उसकी कद काठी में और उम्र में, सब में बहुत फ़र्क है, और रंग में तो ज़मीन आसमान का फ़र्क है। मुझे कोई कन्फ्यूज़न नहीं है, ये आदमी उस दिन या ये लड़का उस दिन नहीं आया था। उसको बताया गया कि मौसी का लड़का तो यही एक है, दूसरा कोई मौसी का लड़का नहीं है। तो रामकली ने कहा कि ये सब मुझे नहीं पता, लेकिन वो यही बता के, और जैसे ही वो आया मैंने भीतर खबर की कामिनी को कि तुम्हारी मौसी का लड़का आया है। वो फ़ौरन आई, ये एक दूसरे से मिले, और उसके बाद वो भीतर ले गई, नाश्ता कराया, खाना खिलाया, और पवन के आने के पहले ही वो चला गया। ये भी बताया कि वो एक मोटरसाइकिल से आया था। अब ये मामला बहुत पेचीदा होता जा रहा था। फिर लगा कि अब अगर कोई सहारा है तो फिर वही सर्विलांस का ही सहारा है। सर्विलांस वालों से कहा गया कि पवन के सीडीआर में 1 महीने में जितने भी लोगों से बात हुई हो, चाहे वो दिन में हुई हो चाहे रात में हुई हो, उनका फिज़िकल वेरिफिकेशन कराया जाए। यानी वो जो नंबर हैं वो ये पूछा जाए कि आपने क्यों बात की थी, आप कैसे जानते हैं, आप कौन हैं, और ज़्यादा बार बात की है तो किस सिलसिले में बातचीत की है। यानी उनको जो नंबर्स हैं, चूँकि वो नंबर हैं और मोबाइल नंबर इसका नहीं था मृतक का, मौके पर भी नहीं मिला था और घर पर भी नहीं था, तो नाम से फीड होने का मतलब नहीं था। जो जो नंबर हैं उसको देखा जाए कि ये किसके किसके नंबर हैं। लेकिन क्राइम ब्रांच में भी कभी कभी काम की अधिकता और कभी कभी उनकी चालाकी की वजह से वो शॉर्टकट करने लगते हैं। जैसे उनको 50 नंबरों का वेरिफिकेशन एक कांस्टेबल या सब इंस्पेक्टर को दिया गया कि भाई ये 50 नंबर आप कर लीजिए, ये 50 आप कर लीजिए, ये 50 आप कर लीजिए। यानी कुल अगर 200 नंबर आए हैं पिछले 15 दिन में, मतलब बिना रिपीटेशन वाले, यानी जैसे एक कॉल हुई है 10 बार एक ही नंबर से, तो एक माना जाएगा। तो इस तरह से नंबर जब बांट दिए जाते हैं तो वो कभी कभी चालाकी या शॉर्टकट के चक्कर में उस नंबर पर सीधे बात कर लेते हैं। सीडीआर उनके सामने होता है, नंबर उसमें देखते हैं, नंबर से, अपने नंबर से उस नंबर को डायल कर देते हैं, उनसे पूछते हैं कि भाई आप कौन हैं, फ़लाँ नंबर है, इसको आप कैसे जानते हैं, 23 तारीख को 22 तारीख को आपसे इनसे क्या बात हुई थी और किस तरह की बात हुई थी। इस तरह से वो टेढ़ा मेढ़ा करके उनसे पूछते हैं ताकि जेन्युइनिटी का पता लग जाए कि आदमी जेन्युइन है कि नहीं। ऐसे ही उन्होंने वो उससे पूछा कि कौन हैं आप, इसको कैसे जानते हैं। तो उसी वेरिफिकेशन के दरमियान जब एक नंबर पर इस शॉर्टकट से उन्होंने पूछा तो उसने फ़ोन उठाने वाले ने बताया कि मैं कामिनी के मौसी का लड़का हूँ, यानी कामिनी का मौसेरा भाई हूँ। और जो वेरिफिकेशन का चार्ट होता है उसमें लिख दिया कि साहब ये मौसेरे भाई फलां का नंबर है। और फिर वो जो क्राइम ब्रांच के जो सीनियर होते हैं उनको दे दिया, और उसे मेल कर दिया गया तो थानाध्यक्ष को कि आपने जो वेरिफिकेशन के लिए, फ़िज़िकल वेरिफिकेशन के लिए कहा था उसको करा लिया गया है, और जिसका नंबर है वो उसके नंबर के सामने उसका नाम पता अंकित कर दिया गया है। जब ये वेरिफिकेशन चार्ट मिल गया और शाम को फिर सब टीमें अपनी अपनी जगह से आईं तो उसका रिव्यू किया जाने लगा। जब वो चार्ट को ये कहा गया था कि सारे नंबर्स जो चाहे दिन में पवन ने कॉल की हो, चाहे रात में कामिनी ने कॉल की हो या नंबर आया हो, सबको फिज़िकली वेरीफाई करें। तो वो चार्ट सामने रख के जब वो देखने लगे थानाध्यक्ष, तो उसमें एक नंबर के सामने लिखा हुआ था मौसेरा भाई। एक दिन पहले ही सवेरे मौसेरे भाई और उसकी माँ से आमने सामने बातचीत हुई थी, और ये बताया गया था कि ये मौसेरा भाई वो नहीं है जो इनके घर आया था। वेरिफिकेशन चार्ट में जब वो उसने मौसेरा भाई दिखा तो बिना ये देखे हुए कि उसने अपना नंबर क्या बताया था, उसने फ़ौरन अपना एसओ ने वो नंबर मिला दिया उस लड़के का जो थाने पर आया था, जिससे उन्होंने पूछताछ की थी, और उस पर चढ़ाई कर दी। एकदम से उस पर नाराज़ हो गए कि तू तो कहता था कि मैंने कभी बात नहीं की, मैं कभी मिलने नहीं गया, सीडीआर में तेरा नंबर कैसे आया, तुमने फ़लाँ तारीख को इतने बजे इतने नंबर पे तुमने बात की है। उधर से उसने कहा कि नहीं साहब मैंने बिल्कुल बात नहीं की है, कतई बात नहीं की है, आप नंबर बताइए किस नंबर से कौन सा नंबर सीडीआर में आ रहा है। तो फिर सीडीआर का नंबर पूछा उसने, और थानाध्यक्ष ने वो नंबर बता दिया।
वो नंबर सुनते उसने कहा साहब ये नंबर मेरे पास नहीं है, न ही ये मेरा नंबर है, न इससे इस नंबर से मेरा दूर दूर तक कोई संबंध है, और अगर आप 1 मिनट वेट करें तो मैं अपने नंबर से ये डायल करके चेक कर लूँ कि ये किसका नंबर है। थानाध्यक्ष ने कहा नहीं, तुम्हें ये करने की ज़रूरत नहीं, मैं खुद ही बात कर लूँगा उससे। यही थानाध्यक्ष से थोड़ी गलती हुई, उसने इसका नंबर तो काट दिया जो थाने पर आया था और वास्तव में उसका मौसेरा भाई था, लेकिन वेरिफिकेशन चार्ट में जिस नंबर को मौसेरा भाई दिखाया गया था उस नंबर को सीधे मिला दिया और उनसे बताया कि मैं थानाध्यक्ष नगराम बोल रहा हूँ, आप कामिनी के मौसेरे भाई हैं? उसने कहा हाँ साहब मौसेरा भाई हूँ मैं उनका। उन्होंने कहा कि तुम रहते कहाँ हो? तो फिर वो बोला कि इसके पास उसके पास। उन्होंने कहा भाई सीधे सीधे बताओ किस गांव में रहते हो, किस थाना क्षेत्र में है? तो वो कुछ इधर उधर टरकाने जैसी करने लगा बात कि आप इस तरह की बात 3 बार लोग पूछ चुके हैं मुझसे और क्या बात है, मेरा क्या लेना देना है, कुछ इस तरह की बात। और उन्होंने कहा कि देखो या तो तुम बता दो कहाँ हो, नहीं तो हम तुमको ढूंढ लेंगे, हम चले आएंगे वहाँ तक। इतना सुनते ही उसने फ़ोन काट दिया और फिर फ़ोन को स्विच ऑफ कर दिया। ये शंका का पर्याप्त आधार था कि न तो उस व्यक्ति ने अपना नाम पता बताया और न ही पूरी बात सुनने को तैयार हुआ। इसका मतलब दाल में कहीं कुछ काला जरूर था। फिर सर्विलांस वालों को तुरंत बताया गया कि ये नंबर जिसके आगे आपने मौसेरा भाई लिखा है, इससे थानाध्यक्ष ने सीधे बात की। फिर सर्विलांस के इंचार्ज ने कहा कि आपको सीधे बात नहीं करनी चाहिए थी, क्योंकि जब आप असली मौसेरे भाई से बात कर चुके थे और आप जानते थे कि दूसरा कोई मौसेरा भाई नहीं है उसका जो यहाँ आया होगा, और कोई आदमी अपने आप को मौसेरा भाई क्लेम कर रहा है, इसका मतलब दाल में काला है। उसको लोकेशन से हम लोग लोकेट कर लेते कहाँ का रहने वाला है, कहाँ का है, और फिर वहाँ जाकर मौके पर जाकर उसकी घेराबंदी करके उसे पकड़ लेते। खैर अभी कोई बात बिगड़ी नहीं है, अभी इसका 3-4 घंटे में हम लोग पता कर लेते हैं। उस नंबर का कैफ यानी कस्टमर एप्लीकेशन फॉर्म मंगाया गया। उस नंबर की बी पार्टी यानी उस नंबर से जिससे बात की गई हो, चाहे डायल किया गया हो चाहे रिसीव किया गया हो, उन सब के CDR निकाल के सॉफ्टवेयर में जब उसको एनालाइज़ किया गया तो 4-5 घंटे में बात बिल्कुल क्लियर हो गई कि वो नंबर था मार्तंड प्रताप यादव उर्फ पिंटू, सन ऑफ प्रभाकर यादव, विलेज निमईवल, मजरा बेड़ारू, थाना शिवगढ़, जनपद रायबरेली। ये व्यक्ति, इसकी उम्र करीबन 21 साल थी और ये हाई स्कूल पास था और वर्तमान में प्लम्बर का काम करता था। इसको प्लम्बर के नाम से ही लोग जानते थे कि पिंकू प्लम्बर। जो लोगों ने बताया कि साहब पिंकू प्लम्बर है, जिसका ये नंबर है। बी पार्टी से जब बातचीत की गई, फ़ौरन वहाँ से थाने से नगराम से एक टीम रेड के लिए, दबिश के लिए या यूँ कहें कि गिरफ्तारी के लिए शिवगढ़ भेजी गई। लेकिन टीम के पहुंचने के पहले ही वो घर से निकल चुका था। घर वालों ने बताया सभी 1 घंटे पहले घर से निकला है या 2 घंटे पहले। मोबाइल स्विच ऑफ था। अब ये लग रहा था कि अब शायद इसको मिलने में देरी होगी और इस गुत्थी को सुलझने में भी देरी होगी, क्योंकि वो निकल गया है। लेकिन एक बार जो जिसकी डिटेल पूरी मिल जाए फिर बहुत मुश्किल होता है कि वो बहुत लंबे समय तक, ऐसा भी हुआ है कि बहुत लंबे समय तक नहीं पकड़ पाई पुलिस। लेकिन ऐसे केसेस में जो बहुत ज़्यादा प्रोफेशनल नहीं हैं या फर्स्ट टाइमर्स हैं, उनमें ऐसा नहीं होता, और अगर सारी डिटेल हमारे पास है तो हम जल्दी उन तक पहुंच जाते हैं। यही हुआ और उसकी घेराबंदी की गई। घेराबंदी होने के बाद 2 दिन बाद उसे हम लोगों ने पकड़ लिया। वो गिरफ्तार करके थाना नगराम ले आया गया। जैसे ही वो आया गया, पुलिस 3-4 दिन से हलाकान थी, परेशान थी, मामले उलझते जा रहे थे, कहीं तक हम पहुंच नहीं रहे थे। तो ये हुआ इसको सीधे इससे पूछताछ की जाए कि इसने एसओ से क्यों झूठी बात बताई, क्यों गलत बात बताई और क्यों किस बात को ये छिपा रहा है। पहले तो CDR निकाली गई उसकी, तो उसकी CDR में पता लगा कि उसकी उस लड़की से यानी कामिनी से बहुत बार बात हुई है, और उससे ये भी पता लगा कि शादी के बहुत पहले से इससे बहुत ज़्यादा बातें होती रही हैं। एक नंबर नया भी उसमें आया जिसमें दिन भर करीब करीब 45 मिनट, 50 मिनट, 1 घंटे, 1.5 घंटे बातचीत हुई है। फिर नंबर पूछने पर उसने साफ इनकार कर दिया कि साहब ये फलाने का है, ठिकाने का है, इस तरह की बातें। और जैसे ही ये लगने लगा कि ये चीज़ों को छिपा रहा है, तो जो हमारे विशेषज्ञ पूछताछ करने वाले हैं उन्होंने कहा साहब इससे शुरू की श्रेणियों से पूछताछ करने से कोई फ़ायदा नहीं है, सीधे इससे झटका पूछताछ की जाएगी,
क्योंकि उसमें बहुत समय लगता है और फिर ये अब जब तय हो गया है कि ये बहुत चीज़ें छिपा रहा है तो इससे जल्दी से जल्दी वो चीज़ें निकलवाना ज़रूरी है। और फिर झटका पूछताछ शुरू हुई। 10 मिनट के भीतर उसने सारा किस्सा तोते की तरह बता दिया। उसने जो बताया वो भी थोड़ा चौंकाने वाला था। उसने बताया कि शादी के बहुत पहले से हमारे और कामिनी के संबंध थे, हर तरह के संबंध थे। जैसे ही घर वालों को इसकी भनक लगी या कुछ बताया कि उसके एक मामा या किसी एक रिश्तेदार को भी इसकी भनक गांव से कहीं से लग गई, तो उसने बताया कि भाई देखिए लड़की जो है वो बहक रही है, इसके फ़ौरन हाथ पीले कर दीजिए वरना समाज में बदनामी होगी। ये बात चूँकि और स्रोतों से भी कामिनी के माँ बाप को पता लगी तो उन्होंने दिन रात एक कर दिया कि जल्दी से इसकी शादी तय कर दी जाए। पवन के यहाँ इन लोगों ने संपर्क किया, सजातीय थे, तो पवन अभी पढ़ रहा था। पवन नौकरी भी नहीं कर रहा था, लेकिन उसने लड़की वाले ने कहा साहब हमें नौकरी से कोई मतलब नहीं, बहुत अच्छा है पढ़ने में, पढ़ के निकलेगा तो कहीं ना कहीं नौकरी कर ही लेगा, और नहीं भी नौकरी करेगा तो आप लोगों के पास काफ़ी ज़मीन है, हमारी लड़की आपके यहाँ सुखी रहेगी। खैर इस तरह से बात में इधर उधर करके उन्होंने ये शादी तय कर दी और ये शादी हो गई। ये घटना से 3 महीने 3.5 महीने पहले की बात है। शादी के बाद इसने बताया पिंकू ने कि साहब ना हम लोग मिल पाते थे ना हमारी बातचीत हो पाती थी। बातचीत इसलिए नहीं हो पाती थी कि पवन मोबाइल लेके कॉलेज चला जाता था, जब लौट के आता था तभी ये मोबाइल कामिनी को मिलता था। कभी कभार वो मौका देख के एक आध कॉल करती थी, लेकिन एक आध बार ऐसा भी हुआ कि पवन ने उससे ये पूछ लिया कि ये किसका नंबर है, उसे झूठ बोलना पड़ता था, तो वो वहाँ से बात करना रिस्क था, वो रिस्क उठाना नहीं चाह रही थी। तो एक दिन कामिनी ने रात में चुपके से, जब किसी काम से पवन बाहर गया होगा, फ़ोन किया पिंकू को कि तुम कोई मोबाइल फ़ोन और सिम हमको दे जाओ, जल्दी से दे जाओ, क्योंकि इससे फ़ोन से, पवन के फ़ोन से बात करना बहुत मुश्किल हो रहा है। ऐसा लगता है कि वो उसे कुछ शंका सी हो गई है, वो अब कभी कभार नंबर्स के बारे में पूछ लेता है। तब ये मौसी का लड़का बनकर, पिंकू ही मौसी का लड़का बनकर उसके यहाँ गया, दिन भर रहा, वो मोबाइल, एक सिम लगा हुआ नया मोबाइल उसको दे आया। उसके लिए आसान हो गया बात करना। पवन जैसे ही कॉलेज चला जाता था, कामिनी और पिंकू की लंबी लंबी बातें शुरू हो गईं। फिर एक दिन उसने बताया, कामिनी ने फ़ोन करके पिंकू को बताया कि मैं कई दिन से जिद कर रही हूँ कि 2-2.5 महीने हो गया मैके गए हुए, पवन मुझको ले जाने के लिए राज़ी हो गया है, परसों संभवतः वो हमको लेके जाएगा और हम लोग शाम तक, जब वो कॉलेज से लौट के आएगा तो हम लोग मोटरसाइकिल से वहाँ पहुँच जाएंगे, और उसके बाद चूँकि 3 दिन कॉलेज उसका बंद है तो 3 दिन वहाँ रहेंगे और उसके बाद हम चले आएंगे। ये सुन के इन लोगों ने, दोनों ने कुछ प्लान बनाया। जैसे ही पवन कामिनी को लेके अपने मायके, अपने ससुराल पहुंचा, यानी कामिनी के मायके पहुंचा, थोड़ी देर बाद ही पिंकू मोटरसाइकिल लेकर गांव के बाहर आ गया। चूँकि बात इनसे पहले से हो चुकी थी, समय एकदम इन लोगों ने तय कर रखा था। कामिनी ने अपना जो शुरुआती जेस्चर्स होते हैं माँ बाप से मिलने का, और पवन को कंफर्टेबल कहीं उसके कमरे में बिस्तर में लिटाने का, और फिर नाश्ता पानी कराने का, शुरुआती जो ये सब काम करने के बाद वो चुपचाप घर से निकल गई और बाहर उसकी मोटरसाइकिल पर बैठकर चली गई। वो दोनों वहाँ से सीधे शहर के किसी होटल में गए और रात भर वहाँ होटल में रहे। इसी बीच खाने के समय, पवन थोड़ा देर में खाना खाता था, तो खाना खाते समय उसने कामिनी को पुकार भी लगाई और उनके घर वालों से पूछा कि कामिनी दिखाई नहीं दे रही है, कहाँ चली गई। तो कोई भी उसके बारे में कुछ बता नहीं पाया। किसी ने कहा आ रही होगी, किसी ने कहा अभी यहीं बगल में गई है, लेकिन वो रात में उसने कई बार पूछा और 12-1 बजे तक कामिनी वापस नहीं आई थी। खैर वो गुस्से में सो गया। उसके बाद सुबह जब करीब 6:30-7 बजे कामिनी वापस आई तो बहुत नाराज़ हुआ पवन उस पर कि तुम अपने मायके आई हो, माँ बाप से मिलने आई हो और रात भर गायब रही, कहाँ चली गई थी। तो उसने ये बताया कि अरे वो मेरी एक बचपन की सहेली है, बहुत दिन हो गया था, उसकी कुछ तबीयत ख़राब थी, मैं उससे मिलने चली गई,
और रात में ही फिर उसने खाना बनाया, फिर मैं उसी के साथ बातचीत करते करते रह गई, और जब देर हो गई तो फिर आना ठीक नहीं था रात में, कुछ इस तरह की बातें जो पहले से तय कर रखा होगा उस तरह की बात बताई। लेकिन पवन उसकी बात से कन्विंस नहीं था। उसने कहा अभी तुरंत अपना सूटकेस उठाओ, अपना अटैची उठाओ और फ़ौरन हम यहाँ 1 मिनट नहीं रुकेंगे, तुम मेरे घर चलो। पहले तो उसने थोड़ा जद्दोजहद की, लेकिन उसे समझ में आ गया कि पवन को कोई शंका हुई है। वो फ़ौरन उसके साथ वापस चली गई। वहाँ जाने के बाद पवन ने उस पर निगरानी शुरू कर दी, उसकी छोटी छोटी हरकतों पे नज़र रखने लगा। फिर उसकी माँ ने बताया कि तुम्हारे जाते ही ये कमरा बंद कर लेती है, बड़ी मुश्किल से कमरा खोलती है। तो ये जानने के बाद कि नहीं कोई आता तो नहीं बाहर, इसका मतलब भीतर कुछ न कुछ चक्कर है। वो या तो कोई फ़ोन है या किसी से बात करती है। एक दिन वो गया और बीच में ही 2-1 क्लास करने के बाद ही वापस लौट आया। कान लगा के दरवाजे से उसने जब सुनने की कोशिश की तो बहुत धीमे धीमे वो कामिनी किसी से बात कर रही थी। गुस्से में उसने दरवाज़ा खटखटाया। कामिनी ने फ़ौरन दरवाज़ा खोल दिया। पवन ने पूछा उससे किससे बात हो रही थी, तो उन्होंने कहा मैं किससे बात करूँगी, अकेले यहाँ बैठ के, यहाँ कौन है देख लो। खैर कमरे में कोई नहीं था। पवन ने कहा तुम्हारे पास कोई मोबाइल ज़रूर है जिससे तुम बात कर रहे थे, इतना तो मैं भी जानता हूँ। उसने कहा ढूंढ लो। पवन ने पूरे घर का कोना कोना छान मारा, लेकिन उसको कहीं मोबाइल मिला नहीं। मोबाइल छिपाने की जगह, चूँकि वो रोज़ ऐसा करती थी और रोज़ का रोज़ वो शाम को या तो अपने अटैची में रख देती थी या कहीं छिपा के रख देती थी जहाँ पर पवन की निगाह न पड़े। अगले दिन उसने पिंकू को पूरी बात, ये जो रात में हुई थी, वो कामिनी ने बताई कि देखिए बहुत हद हो गई है, और अगर यही हाल रहा तो ये मोबाइल भी हमको बंद करना पड़ेगा, और ये मायके कभी लेके जाएंगे नहीं। तुम्हारे पास अब कोई चारा नहीं है मिलने का। अगर बात भी बंद हो गई और आ भी नहीं पाए या हम मिल नहीं पाए तो फिर हमेशा के लिए भूल जाओ। कुछ इस तरह की बातें जो कस्में वादे टाइप की होती हैं वो उसने उनसे कही होंगी। इस पर उसने कहा कि बिल्कुल इसको अब रास्ते से हटाना बहुत ज़रूरी है, क्योंकि अगर ये रास्ते से नहीं हटा तो हम लोग कभी मिल नहीं पाएंगे। उसी दिन शाम को गांव के बाहर पिंकू और उसका दोस्त विक्रम वेट करने लगे। इसने पहले ही सेट करके बताया था कि रात में कभी कभी मैं जब कहती हूँ कि पेट में बहुत दर्द हो रहा है तो खाना खाने के बाद, तो फिर मैं कहती हूँ कि लिम्का ले आओ। लिम्का खाने के बाद जब डकार आ जाती है तो फिर थोड़ा सा राहत महसूस होती है। मैं फिर 8 साढ़े 8 बजे के बाद यही बहाना बनाऊंगी कि बहुत दर्द हो रहा है, लिम्का ले आओ, तो वो लिम्का लेने जाएगा ज़रूर, और जब वो लिम्का लेने जाए तभी इसको रास्ते से हटा देना। बिल्कुल एग्जैक्टली यही बात भी हुई। उसने ये बताया कि ऐसा दर्द हो रहा है, वैसा दर्द हो रहा है, चीखना चिल्लाना, जो मतलब पुरानी इतिहास की किताबों में तिरिया चरित्र के नाम से लिखा गया है। हालांकि इसमें मेरा कोई योगदान नहीं है ये टर्म कॉइन करने में, लेकिन तिरिया चरित्र के नाम से इसको पुराने साहित्य में जगह जगह लिखा गया है। शायद वैसा ही कुछ इसने किया और पवन फ़ौरन लिम्का लेने के लिए घर से निकल गया। गांव के बाहर जाते ही पिंकू और विक्रम ने इसको पकड़ लिया और इसकी सर को धड़ से अलग कर दिया। शायद उनकी ये मंशा थी कि ये सर किसी बहाने बुला के कामिनी को दिखाएंगे, लेकिन फिर कुछ आहट सी हो गई और सर और धड़ को वहीं छोड़ के ये लोग भाग गए। जब रात में 12 बजे तक नहीं लौटा पवन, तो कामिनी को तो सब पता ही था और कामिनी को समझने में देर नहीं लगी कि काम हो गया है। लेकिन उसके माँ और बाप दोनों परेशान होने लगे। गांव वालों को उठाया, ढूंढने गए। जब इसको लगा कि अब इन लोगों को लग रहा है कि कुछ गड़बड़ हुई है, तो कामिनी ने भी रोना शुरू कर दिया। फिर जब उसने ये पूरी बात बता दी, पूरे सीक्वेंस ऑफ इवेंट को बता दिया, तो अब नंबर कामिनी का था। कामिनी को जैसे ही बुलाया गया, कामिनी समझ गई कि सब कुछ पता लग गया है, क्योंकि बातचीत में जब महिला कांस्टेबल और महिला सब इंस्पेक्टर और जो एक्यूज़्ड है देर तक बात होती है तो कुछ न कुछ बातें पता हो जाती हैं। उनको ये पता लग गया था कि पिंकू, मार्तंड यादव उर्फ पिंकू, वो पकड़कर थाने पर ही आ गया है। जब पिंकू को लाया गया, महिला कांस्टेबल और ये इनकी उपस्थिति में सवाल पूछे जाने लगे, तो बहुत ज़्यादा रजिस्ट नहीं कर पाई, बहुत किसी विशेष पूछताछ की आवश्यकता नहीं पड़ी। उसने वही सारी बातें बताईं जो उसने पिंकू ने, यानी उसके चाहने वाले मार्तंड यादव ने बताई थी। फिर वो शर्ट बरामद हो गई उनके पास से,
जो गला काटते समय जो खून से सराबोर हो गई थी, वो हंसिया बरामद हो गई जिससे गला काटा गया था, वो मोटरसाइकिल बरामद हो गई जिसमें विक्रम और पिंकू गांव के बाहर इंतज़ार करने गए थे और मारने के बाद वहां से भागे थे। फिर विक्रम को, पिंकू को और कामिनी को, इन तीनों को 18 अगस्त को जेल भेजा गया। 12 को ये हत्या हुई थी, 18 को प्रेस कॉन्फ्रेंस करने के बाद इन्हें जेल भेजा गया। कामिनी को हत्या की साजिश में पिछले 2-3 बार में हमारे मित्रों ने, जो लोग इसको पूरा सुनते हैं और फॉलो करते हैं, उन्होंने ये कहा था कि 2 एपिसोड में महिलाओं का इस हत्या में पूरा हाथ था, लेकिन वो बच कैसे गईं। तो ऐसा नहीं है। जब साक्ष्य पूरे होते हैं, जैसे पिंकू का दिया हुआ मोबाइल उसके पास बरामद हो गया, जिस पे सिर्फ़ और सिर्फ पिंकू से बातचीत हुई है। कब बातचीत हुई है, क्या बातचीत हुई है, इसके बारे में पूछताछ में सब पता लग गया कि एक दिन पहले उसी दिन उसने कहा था कि हम 8 बजे इसको लिम्का लेने के लिए भेजेंगे। जितनी बात हुई थी और कॉल की ड्यूरेशन जितनी थी वो मैच करती थी। तो ये सब एविडेंस उसके अगेंस्ट जा रहे थे, जिसकी वजह से हत्या की साजिश में उसे जेल भेजा गया। आज बस इतना ही। कल मैं आत्महत्याओं के बारे में आपको थोड़ी सी जानकारी दूंगा कि कितनी खतरनाक होती जा रही है इनकी संख्या, और उसके बाद लखनऊ की इस पोस्टिंग की समाप्ति हो जाएगी। आज के लिए बस इतना ही। बहुत बहुत धन्यवाद।